नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम 26 अप्रैल को जो पूरे देश भर में 88 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें बिहार के 5 सीटों के लिए भी मतदान पड़े थे, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका था। 2019 की तुलना करें तो 2019 में इन 5 सीटों पर जो मतदान के प्रतिशत थे वो 65% थे, जबकि 2024 में ये परसेंटेज घट गया है, यानी 5 सीटों पर मात्र 61% ही वोट पड़े, जो 2019 के मुकाबले 5% मतदान इन 5 सीटों पर कम हुए। इसी तरह कुल देश में 88 सीटों पर चुनाव हुए। पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और कहीं भी किसी पार्टी का लहर दिख नहीं रहा। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं किसी का हवा या लहर नहीं दिख रहा है। ना ही मतदाताओं में उल्लास दिख रहा है। काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनको इस चुनाव में वोट देने से कुछ बदलने वाला खास नहीं है। शायद इसीलिए मतदाता जो हैं वो वोट नहीं कर रहे। सोचिए, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने आज़ादी की 75वीं साल पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया। अमृत काल में, यानी कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत के लोकतंत्र के महापर्व में 60-61% वोट पड़ रहे हैं, यानी 39 से 40% जो वोटर हैं उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आए, कौन सी सरकार जाए, कौन सा विधायक जीते, कौन सा सांसद जीते या ना जीते, किस तरह जीते हुए प्रतिनिधि किस तरह का कानून देश में लाएं, उन्हें किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। जो बीजेपी का 400 पार का नारा था, वो पिछले 2 बिहार के प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें अब 400 पारे का नारा नहीं लग रहा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि वो हवा नहीं है जो हवा 2014 और 2019 में थी। क्योंकि जो मतदाता भाग ले रहे हैं मतदान में, वो अपने मुद्दों के साथ लग रहा है कि इस बार चुनाव कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। क्योंकि बहुत कम लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक है। आप लोग से भी निवेदन है कि आप वोट करने जाएं। जिस पार्टी के उम्मीदवार को आपको पसंद है उसको वोट दें। अगर उससे नहीं विश्वास है तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी है उसको वोट दें। उस पर भी आपको भरोसा नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग करें, लेकिन वोट जरूर दें। क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद ये वोट देने का अधिकार भारत के नागरिकों को मिला है। हर एक जगह किसी भी दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ पर भी वोट देने का अधिकार संविधान लागू होने के बहुत बाद लोगों को मिला, लेकिन हमारा तो संविधान जब से लागू हुआ तब से ही वोट देने का अधिकार मिला। पहले ये वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन फिर इसको संशोधन करके 18 वर्ष लाया गया, ताकि युवा भी देश के सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और अपने मुद्दों को लेकर मुखर हों
और वोट करें। तो इसलिए आप ज़रूर वोट करें। बिहार के साथ साथ कुल देश भर में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें अधिकतर सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, एनडीए गठबंधन के पास थी। और इसमें कितने सीटों पर जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के संघर्ष है वो तो आने वाले परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ खास मीडिया और कुछ खास पत्रकार हैं, वो हवा बनाने के चक्कर में हैं कि ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। सोचिए कि ये लोग खुद को ज्योतिष बने बैठे हैं, और ये जब रिजल्ट इधर उधर आएगा, जिस प्रत्याशी को जिता रहे हैं वो हार जाएगा, जो जिसको हरा रहे हैं वो जीत जाएगा, तो फिर ये दूसरी मुद्दे के ऊपर अपना डिबेट, अपना कार्यक्रम शो करने लगे। लेकिन तब तक हवा बना रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर वोट मांगे जा रहे हैं और किस मुद्दे पर जनता वोट दे रही है। क्यों जनता वोट नहीं कर रही है, क्यों पिछले साल जो चुनाव थे 2019 के, उतना भी वोट नहीं पड़ रहे हैं इस बार। आखिर क्यों जनता वोट नहीं देना चाहती है, क्यों जनता इस चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास अपना जमा नहीं पा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर कहीं चर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ चर्चा हो रहा है कि कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं। तो ये रही बात, जिसमें 88 सीटों पर वोट डाले गए। और जो अगला चरण का मतदान है वो 7 मई को होने वाले, तीसरे चरण, जिसमें 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार के भी 5 सीट हैं, असम के 4 सीट है, छत्तीसगढ़ के 7 सीट हैं, मध्य प्रदेश के 9 सीट हैं, जबकि महाराष्ट्र के 11, गोवा के 2, कर्नाटक की शेष बची 14 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बंगाल के 4 सीट भी हैं और गुजरात के 25 सीटों पर भी तीसरे चरण में ही मतदान संपन्न करा लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भी 10 सीटें हैं और दादर नगर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें गुजरात के एक सूरत शहर का भी था, जिसे 22 अप्रैल को ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश जो वहाँ के थे, उनकी सदस्यता पर्चा रद्द कर दी गई और जो 8 प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। और इस तरह से वहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव से 2 सप्ताह पहले ही वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जीत का सर्टिफिकेट दे दी। यानी गुजरात राज्य के सूरत सीट के 18 लाख जो मतदाता हैं वो इस बार चुनाव देने से वंचित रह जाएंगे और वो अंगुली पर वो सिलाही लगाकर नहीं दिखाएंगे और गर्व नहीं महसूस कर पाएंगे कि उन्होंने वोट डाला, क्योंकि वोट से 2 सप्ताह पहले ही वहाँ पर निर्विरोध बीजेपी उम्मीदवार को चुन लिया गया। अब जो 7 मई को चुनाव होने वाले हैं 94 सीटों के लिए, जिसमें 2019 के चुनाव में अधिकतम सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी भाजपा सरकार, मोदी सरकार की पास अधिकतम सीटें थीं। गुजरात के 26 सीटें बीजेपी के पास थीं, मध्य प्रदेश में भी 8 सीटें बीजेपी के पास थीं, बिहार के 5 सीटें जो
तीसरे फेज में चुनाव होने वाला है, पांचों एनडीए गठबंधन के पास ही था। छत्तीसगढ़ में 7 में से 6 सीटें जो था वो एनडीए गठबंधन के पास था। इस तरह कुल मिलाकर अब मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच में है। इंडिया गठबंधन का यह है कि देखना है कि कितने सीट कम कर पा रही है इंडिया गठबंधन के जो तीसरे चरण के वोट से पता चलेगा। लेकिन अभी तो मीडिया माहौल बना रही है कौन जीत रहा है, कौन बचाने में कामयाब है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यही मुद्दे हैं। देश से और कोई मुद्दे मीडिया के पास नहीं है और ना ही चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए इस पर कोई डिबेट नहीं। तीसरे चरण में जिन बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें से अररिया है, सुपौल है, मधेपुरा है और झंझारपुर है और खगड़िया है। गोपालगंज से बीजेपी उम्मीदवार काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और देखना है कि उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। एक और खबर आ रही है कि बिहार के बक्सर जिले से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हैं उनको मेरे मुकाबले के बराबर होने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। तो उधर सुधाकर सिंह संगीत गुनगुना रहे हैं कि तुम तो ठहरे गोपालगंज वासी, साथ क्या निभाओगे, वोट के दिन ही तुम गोपालगंज चले जाओगे। तो इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आपको 4 जून को ही मिलेगा, लेकिन मीडिया जो है उसका काम ही है हवा बनाना और अपना टीआरपी बढ़ाना। इस तरह की भ्रामक खबरें पहुंचाई जा रही है और माहौल बनाया जा रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन मुद्दे की बात कहीं नहीं मिलेगी। अब 400 पार का जो नारा था बीजेपी का वो लगना बंद हो गया। अब फिर नारा लग रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं तो बेरोजगारी है, मोदी जी हैं तो सरकारी नौकरी नहीं है, मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचार है, मोदी जी हैं तो गरीबी है, मोदी जी हैं तो किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। ये सारी बातें तेजस्वी यादव रैलियों में उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ एक 36 साल का लड़का जो बिहार में है वही आंखों में आंखें डालकर और उनके हर वादे को चैलेंज कर रहा है कि आप जवाब दीजिए और मुद्दे पर चुनाव लड़िए। अब देखना है कि कितना तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में कामयाब रह पाते हैं और 39 में क्या इंडिया गठबंधन 39 सीटों पर कब्जा कर पाएगी, जिस तरह की वो बात करते हैं कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट दे। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये 2024 का चुनाव हम 39 सीटें बल्कि 40 में 40 जीत जाए। तो जब तक चुनाव नहीं होता है हर पार्टी दावा करती रहती है। वोट आपको देना है और आप ऐसे वोट नहीं कीजिएगा, इसी तरह मतदान गिरते जाएंगे तो जो 5 साल में आपको संविधान द्वारा मौका दिया गया है वो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए अपने मतदान का प्रयोग करें और वोट जरूर करें। यही आपके भविष्य और आपके बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने का चुनाव है। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट
वोट जरूर करें।